पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान लगातार जारी है। पीएम मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और पीएम मोदी आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में होगी। उसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12 बजे बिहार के अररिया में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के एटा और बरेली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चुनावी समर में आज बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। पीएम मोदी आज अररिया के फारबिसगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज एनडीए के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं पीएम मोदी 25 अप्रैल को भी दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां वे एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में सभा कर रहे हैं। 20 और 25 को बिहार में भी पीएम की 2 बड़ी जनसभाएं हैं। शनिवार को अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में होने वाली पीएम की सभा के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वायुसेना अधिकारियों की देखरेख में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराकर रिहर्सल भी किया गया। अररिया में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अररिया जिला वालों के लिए गौरव का बात है, सीमांचल के क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और मोदी मैं है, पूरा 2 लाख से ऊपर आदमी जो है सभा को जो है सुनने के लिए आएंगे। वहीं दरभंगा में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने राज मैदान पहुंचकर रैली की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीटिंग करके आज हम लोग जायजा ले रहे हैं। भीड़ का भी अंदाजा लगाया जाएगा कि कितनी पब्लिक जुटने की संभावना है और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना को अलर्ट पे रखा गया है और फोर्स हम लोगों को मिल जाएगी बाहर से, पर्याप्त फोर्स की कोई कमी नहीं है और मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा सुरक्षा के लिए। आने वाला है और मान के चल रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा के राज मैदान में बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरा एकदम दरभंगा जिला मोदी में तो अभी भी हो रखा है, आगे भी मोदी में हो जाएगा। पीएम की सभा को लेकर तैयारी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अब इन जनसभाओं का असर एनडीए प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस पर कितना पड़ता है, इसे जानने के लिए चुनाव के रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। तो अररिया में पीएम मोदी की सभा में आने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अनोखे तरीके से शहर के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और शहर के लोगों को चावल, हल्दी, सुपारी और दूब हाथ में देकर आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं फारबिसगंज शहर के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर खासे उत्साहित हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति है अच्छा तुलसी पात्र लेकर के लोगों को आमंत्रित करना और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है अभी 10 पंचायत में लगभग यह आमंत्रण पत्र तुलसी, अक्षत, हल्दी लेकर के सभाओं को उत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियां कर ली गई हैं। राहुल की सभा से आरजेडी ने दूरी बना रखी है। कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई जाएगा इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल आरजेडी के स्थानीय नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोगों को संबोधित करेंगे और ये जुनून जो लोगों के अंदर वो जोश, चूँकि ये जो चुनाव होने के लिए जा रहा है ये कहीं न कहीं अमीरी और गरीबी के बीच का चुनाव है, इसलिए लोग राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं। बेरोजगारी वर्सेस रोजगार के बीच में चुनाव है। तो आज बिहार के लिए सुपर शनिवार का दिन है और आज बिहार में 2 बड़े नेताओं की रैली है। पीएम मोदी आज अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रैली का वक्त दोपहर के 12 बजे का है। राहुल गांधी भी आज सुपौल आ रहे हैं, जहां रैली करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के लिए सभा करेंगे। दोनों ही खबरों पर हमारी नजर रहेगी और उससे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
टिकट बंटवारे में भूमिहार और ब्राह्मण को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से नाराज नेताओं को बीजेपी ने मना लिया है। वाल्मीकि नगर से बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे और विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने मोर्चा खोल दिया था और इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने भी इस मामले को हवा दी थी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में सभी को दिल्ली तलब किया था। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद बागी बने पार्टी नेताओं को बनाने में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के बड़े नेता लग गए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे और एमएलसी सच्चिदानंद राय को दिल्ली बुलाया गया है, जहां दोनों नेताओं की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई। इनके अलावा राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर को भी दिल्ली तलब किया गया, जिसके बाद उनकी बातें सुनने के बाद आश्वासन देकर चुनाव में होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया। पटना पहुंचने पर तीनों नेताओं के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। प्रकार से हमारे तकलीफों का संज्ञान लिया गया और जिस तक आश्वासन मिले हैं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा नाराजगी कोई खास नहीं था भी, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और पंचायत अध्यक्ष से राजनीति हमने शुरू किया और पार्टी जब मुझे चुनाव लड़ाई, मैं चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन अब अचानक पार्टी समझौता में उस सिंबल को, उस सीट को दे दिया गया, तो कर्जकर्ता की एक भावना थी। दरअसल टिकट बंटवारे में भूमिहार और ब्राह्मण को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से ये नेता नाराज बताए जा रहे थे। नेताओं की नाराजगी और उससे होने वाले नुकसान को न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने बल्कि शीर्ष नेतृत्व ने भी भांप लिया। डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई और अब डैमेज कंट्रोल के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भूमिहार ब्राह्मण समाज को आने वाले दिनों में राज्यसभा और विधान परिषद में सीटें दी जाएंगी, ताकि लोकसभा में टिकट की क्षतिपूर्ति को कम किया जा सके। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर इस समाज के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक विषय ऐसा आ रहा था कि जो हमारे भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधित्व है, उसको और पार्टी की तरफ से उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आने वाले समय में राज्यसभा और विधान परिषद में, सदन के सदनों में उस प्रतिनिधित्व को पार्टी पूरी तरीके से स्थापित करेगी। इन तीनों के अलावा कई नेता हैं जिन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया है। कटिहार से बीजेपी विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष नित्यानंद राय ने उन्हें किसी तरह मनाया, फिर जाकर उन्होंने नाम वापस लिया। जबकि बांका से निर्दलीय मैदान में उतरी पुतुल कुमारी ने जब पार्टी की अपील को अनसुना कर दिया, तो पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, 24 साल बाद आखिरकार मिल ही गया माया और मुलायम, लेकिन सवाल ये है कि इस मुलाकात के लिए मैनपुरी को ही क्यों चुना गया? क्या मैनपुरी में नीले के साथ लाल को मिलाने से गठबंधन कमाल कर पाएगा? मंच भी अपना, मैदान भी अपना, दिल से दिल का ये बंधन है, मतदाता भी अपने और अब माया भी अपनी। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। वाकई यूपी के मैनपुरी का ये लम्हा ऐतिहासिक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सालों बाद सियासत के 2 सूरमा एक साथ आए, बल्कि इसलिए भी कि सियासत के 2 सबसे बड़े दुश्मन अब साथ साथ हैं। हम आपको तफसील से इस मुलाकात के मायने बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मंच पर मुलायम सिंह ने मायावती के लिए क्या क्या कहा। हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच का है। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है, तो आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मायावती जी आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ताली पीट करके मायावती जी का स्वागत करें। पहला ये कि क्या मैनपुरी सीट से मुलायम की जीत पर कोई संशय है, और दूसरा ये कि माया और मुलायम की मुलाकात मैनपुरी के मंच पर ही क्यों? पहले सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मैनपुरी सीट के आंकड़ों को समझना होगा।
मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में करीब 4.5 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इसके बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। तो वहीं 2.5 लाख क्षत्रिय और 1.25 लाख ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। दलितों में सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख जाटव मतदाता हैं। तो वहीं इस क्षेत्र में करीब 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक मैनपुरी से मुलायम को हराना बेहद मुश्किल है। यानी मैनपुरी का ये मंच सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टियों के मतदाताओं को मैसेज देने के लिए सजाया गया था, ताकि उन सीटों पर भी दोनों पार्टियों के परंपरागत वोटर एक साथ आएं जहां कड़ी टक्कर है। इसके लिए मायावती ने अपने वोटरों को इस मुलाकात के मायने भी समझाए। देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। चलिए अब आपको मंच की केमिस्ट्री भी दिखाते हैं। इसकी शुरुआत मुलायम के मंच पर आने से हुई। उससे पहले देखिए कहां बैठी है मायावती। लेकिन जैसे ही बेटे के सहारे मंच पर मुलायम सिंह आए तो मायावती आगे बढ़कर उनके पास आ गईं। इस दौरान अखिलेश यादव बार बार मुलायम सिंह को समझाते दिखे, जबकि मायावती मुस्कुराती दिखी। लेकिन मुलायम सिंह का असमंजस छिप नहीं पाया। मुलायम सिंह सबसे किनारे वाली कुर्सी पर बैठे तो मायावती भी उनके बगल में ही बैठ गईं। लेकिन इतने करीब बैठने के बाद भी मुलायम सिंह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें अखिलेश को मैसेंजर बनाना पड़ा। अब इसका मतलब मत पूछिएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, कई दौरे की बैठक और चर्चा के बाद बीजेपी ने साध्वी को टिकट देकर ये आस लगाई थी कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चेहरा साध्वी प्रज्ञा पार्टी के लिए वोटों की गोलबंदी करेंगी। लेकिन बीजेपी की मंशा पर साध्वी के बयान ने कैसे पानी फेर दिया, रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह की भोपाल सीट से ताल ठोकते ही बीजेपी ने 16 साल बाद एक बार फिर सन्यासी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का मन बना लिया। मगर यही बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। जिस स्पष्टवादिता और मुखरता के चलते साध्वी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, और वही बयान बीजेपी से न तो उगलते बन रखे हैं न निगलते। पहले ही दौर के बयानों से जेल की प्रताड़ना का जिक्र कर साध्वी ने मैदान मार लिया और अपने प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह को देशद्रोही बता दिया। आगे बढ़ते हुए प्रज्ञा सिंह ने तब मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रखे और मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को शहीद मानने से ही इनकार कर दिया। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। ये बात यही थम जाती तो भी ठीक था, मगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने हेमंत करकरे की मौत को सन्यासियों का श्राप बता दिया। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया। अब प्रज्ञा सिंह कहां थमने वाली थी। उन्होंने अपने जेल जाने को भी एटीएस चीफ की शहादत से जोड़ दिया और कहा कि मेरे जेल जाने के 45 दिन के अंदर आतंकियों ने उनका अंत कर दिया। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। उधर साध्वी के बयानों से किनारा कर रखी बीजेपी को मजबूरन इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ना पड़ा। इसके बाद भी साध्वी ने खुद को महिषासुर मर्दनी बताते हुए दिग्विजय सिंह को महिषासुर कह दिया। देश में किसी प्रकार से कोई भ्रमित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, खुला हो जाता है, तो उसका विनाश करने के लिए स्वयं महिषासुर मर्दनी को आना पड़ता है। साध्वी को भोपाल सीट से उतारकर देश का नैरेटिव सेट करने की बीजेपी की मंशा अब धूमिल होती दिख रही है। मगर एक बात तो तय है कि मंजे हुए राजनेता और नौसिखिए राजनेता के बीच की ये टक्कर देश की कई हाई प्रोफाइल सीट पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल।